चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसमें 3 फेजेस में अगर जम्मू कश्मीर में वाकई ऐतिहासिक है, बहुत जल्द चुनाव कराए जा रहे हैं। लेकिन 1 अक्टूबर पर हम आएंगे, उससे पहले आपको तारीख बता दें। सबसे पहले 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर में वोटिंग होगी, उसके बाद 25 सितंबर को वोटिंग होगी और फिर 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 4 को यहां पर काउंटिंग होगी। अलग कीजिए, हरियाणा पर आइए, जहां पर एक फेज में 90 की 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 4 अक्टूबर को काउंटिंग, दोनों जगहों पर एक साथ। लेकिन बड़ी बात यही है कि इस बात का जिक्र करते हुए सीसी राजीव कुमार ने यह भी कहा कि हमने इस बार ख्याल रखा है कि छुट्टी ना हो, वीकेंड ना हो, हम बुधवार को वोटिंग कर रहे हैं, वो बता रहे थे कौन सा दिन है। लेकिन 1 अक्टूबर को 90 सीटों पर हरियाणा में वोटिंग होगी और वहीं 40 सीटों पर सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में होगी। 1 अक्टूबर के बाद आता है 2 अक्टूबर। एक दिन की अगर लोग छुट्टी ले ले तो यहां पर 28 से लेकर कुल मिलाकर 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक की छुट्टी बन जाती है। लेकिन अगर आप हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा सबक है, ध्यान से सुन लीजिए। आपका सबसे बड़ा कर्तव्य, आपकी जिम्मेदारी यही है कि आप एक मतदाता के तौर पर जरूर वोट डालें। इसीलिए छुट्टी उट्टी इधर उधर कीजिए और वोटिंग वाले दिन की गिनती कर लीजिए। अगर आप हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हैं तो वोट डालने के लिए जरूर निकलिएगा। ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही है। अब आते हैं कि कैसे पैन आउट ये करता है। जम्मू कश्मीर में एक तरफ स्वागत किया जा रहा है इस बात का, क्योंकि खुद उमर अब्दुल्ला बता रहे हैं कि अब तक बहुत लगभग 3 दशकों से 4 दशकों से वहां पर ऐसा नहीं हुआ जब इतने कम फेजेस में चुनाव कराए गए हैं। जल्द 3 फेजेस में ही चुनाव हो जाएगा, इसका लोग वहां पर स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लंबे खिंचे हुए चुनाव में तमाम लोगों को परेशानियां होती है। वहीं हरियाणा में पहले से माना जा रहा था कि एक ही फेज में चुनाव होगा। महाराष्ट्र पर आइए, महाराष्ट्र का भी अगर आप देखें तो उसी महीने में सरकार डिसॉल्व होने वाली है। ऐसे में माना जा रहा था कि महाराष्ट्र को भी डाला जा सकता है। लेकिन ये प्रश्न पूछने पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि एक तो वहां पर त्योहार बहुत सारे हैं, फिर जो केंद्रीय बलों की तैनाती होती है उसको लेकर दिक्कत होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर का पहले से प्लान नहीं था। अब जम्मू कश्मीर में ये इंतजार किया जा रहा था कि वहां पर जब चुनाव हो तो बड़े पैमाने पर आपको वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ती है, सेंट्रल फोर्सेस लगाना पड़ता है, तो वहां पर सारा कुछ इस वक्त केंद्रित किया गया है। बहरहाल आज जब जम्मू कश्मीर की चुनावी तारीखों का ऐलान कर रहे थे तब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यह भी कहा कि देखिए, लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर ने इतिहास रचा, जब भारी तादाद में लंबी कतारें लगी हुई थी और लोग अपना वोट डालने के लिए पहुंचे थे। और वहीं से ये उत्साह आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हम उम्मीद रख रहे हैं। और एक शेरो शायरी पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि नापाक जिनके इरादे हैं उन सबको हमें देना है जवाब और हर हाल में करना है लोकतंत्र के मूल्यों को ऊपर ले जाना है। अब तीसरी बात पर आइए तो कुल मिलाकर जो परिस्थिति दिखाई दे रही है उसमें आपको बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो चुनावी प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू होगी वो 4 अक्टूबर को जाकर दोनों ही राज्यों में 90 सीटें हरियाणा की, 90 सीटें जम्मू कश्मीर की वहां जाकर खत्म हो जाएंगी। अब हम आपको बताते हैं कि परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में जो सीटों में बदलाव हुआ है वो क्या है। तो सबसे पहले जम्मू इलाके जहां पर 10 जिले आते हैं वहां पर सीटों की संख्या 37 से पहुंच गई है 43 पर, यानी 7 सीटों में इजाफा हुआ है। और कश्मीर के इलाके में जहां 10 जिले यहां भी आते हैं वहां पर 46 से 47 सीटें हुई हैं। इस बार पहली बार 9 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व की गई हैं, जिसमें से 6 सीटें जम्मू इलाके की हैं, 3 सीटें कश्मीर की हैं। आइए आपको जल्दी से सुना देते हैं जब तारीखों का ऐलान कर रहे थे क्या कुछ कह रहे थे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। अर्बन एरियाज में हम लोग कर रहे हैं और स्लम एरियाज में, स्लम एंड मल्टी स्टोरीज इन अर्बन एरियाज, उसमें जो मल्टी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, मल्टी स्टोरी हाउसिंग सोसाइटीज, उनमें भी पोलिंग स्टेशंस बना है। तो हरियाणा में इन पर्टिकुलर गुड़गांव, फरीदाबाद और सोनीपत, इनमें काफी पोलिंग स्टेशंस को मल्टी स्टोरी में शिफ्ट किया और वहां की जितनी स्लम्स हैं उनमें भी जहां रेशनलाइजेशन की जरूरत है वो किया है, ताकि दोनों क्षेत्रों में कंजेशन भी कम हो सके और वोटिंग की परसेंटेज भी बढ़ सके। तो जितने मेट्रोपॉलिटन बड़े सिटीज हैं, दिस इज वन वे ऑफ हैंडलिंग दी सो कॉल्ड अर्बन अपैथी इन दी इलेक्शंस। एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बार रिपोर्टर्स के पास चलते हैं, क्योंकि हम आपको जल्दी से दिखा दें। अमन भारद्वाज चंडीगढ़ से, श्रीनगर से मीर फरीद हमारे साथ जुड़ गए हैं और जम्मू से हमारे सहयोगी सुनील जी भट्ट जुड़ गए। श्रीनगर, गांदरबल, ये पूरे इलाके में
दूसरे फेज में 25 सितंबर को वोटिंग हो रही है। ये सबसे पहले तो रिएक्शंस मीर फरीद वहां पर क्या आ रहा है घाटी से, अगर हम 3 फेजेस में देख रहे हैं कि चुनाव खत्म हो रहे हैं, 1 अक्टूबर को लास्ट वोटिंग है। अंजना, बड़ी बात है क्योंकि इससे पहले अगर आप पिछले खासकर 30 साल की बात करें तो जो भी विधानसभा इलेक्शंस हुए हैं लंबे खिंचे हैं, 5 फेज 7 फेज, और इस बार तो सब ये सोच रहे थे कि कम से कम 5 फेज में होंगे, तो वहां सरप्राइज दिया है इलेक्शन कमीशन ने। और ये भी एक जो है बात कही है कि सुरक्षा स्थिति जो है अनुकूल है, और खासकर कश्मीर में हालात ठीक हैं। जम्मू में हाँ थोड़ा आतंकवाद बढ़ा था, कुछ इंसिडेंट हुए थे, लेकिन सुरक्षा एजेंसी से बात करके साफ बात ये हुई है कि पूरी तरह तैयार हैं इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए। और 3 फेज में हो रहा है तो ये भी अपने में ही एक ऐतिहासिक बात है। पहले साउथ कश्मीर में शुरू होगा, दक्षिणी कश्मीर आप जानते हैं कि हमेशा गड़बड़ी के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले 3-4 साल से हालात बिल्कुल ठीक हैं, बदले हैं। और ये भी एक मैसेज है कि पहले शुरुआत उसी इलाके से करेंगे जहां सब सोचते थे कि हालात हमेशा खराब रहेंगे, ज्यादा सुरक्षा बल लगाने पड़ेंगे, तो वहां से जो है इस बार इलेक्शन शुरू हो रहे हैं 3 डिस्ट्रिक्ट से। लोग जैसे मैंने कहा खुश हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो बिल्कुल जॉबलेस हो गई थी, उनके लीडर जॉबलेस हो गए थे, वो वापस जो है आना चाहते हैं। लोग इसलिए क्योंकि लोगों का डिस्कनेक्ट था, लोगों का हमने बात की थी उत्तरी दक्षिणी कश्मीर लोकसभा में, हमने काफी जगह गए और हर जगह लोगों का यही कहना था कि अब इस असेंबली इलेक्शन होने चाहिए, उनके जो प्रतिनिधि हैं चुन के आने चाहिए ताकि उनके मसले जो हैं बेहतर तरीके से हल हो। ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही से उनका डिस्कनेक्ट है, तो वो एक बहुत बड़ा जो है एक कंप्लेन रहता था लोगों का। तो जाहिर तौर है लोग भी खुश होंगे। और जैसे मैंने कहा कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है पहले से ही शुरू हो गई थी और अब ये तेज होने वाली है पूरे जम्मू कश्मीर में। जी हमारे साथ निलोफर मसूद नेता एनसी के जुड़ रहे हैं, दीपक झा जी स्टूडियो में आ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, सलमान निजामी चीफ स्पोक्सपर्सन डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के डीपीएपी के जुड़ रहे हैं, और प्रोफेसर संजय कुमार को डायरेक्टर लोक नीति सीएसडीएस के हमारे साथ हैं। विनोद अग्निहोत्री जी भी लगातार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं। जल्दी से देखिए, एक और अहम बात जो आज उपचुनाव पर चुनाव आयोग ने कही है, उपचुनाव पर आयोग ने ये कहा है कि 47 उपचुनाव होने हैं। कुछ राज्यों में मानसून सक्रिय है, 46 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट है। वायनाड में प्राकृतिक आपदा आई है, इन वजहों से नहीं हो पा रहा है। मौसम और परिस्थितियां अनुकूल होते ही समयानुसार हम चुनाव यहां पर करा देंगे, 6 महीनों की अवधि में ही करा देंगे, ये चुनाव आयोग ने कहा है। जो लोग उपचुनावों पर सीटों पर आखिर, क्योंकि देखिए यूपी में भी अभी 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, वायनाड में होना है, इन सब को लेकर लोग प्रश्न पूछ रहे थे। इस पर भी जो आयोग ने कहा है वो हमने आपको बता दिया। जल्दी से एक बार सुनील जी के पास चलते हैं, जिसके बाद राजनीतिक मेहमानों के पास भी चलेंगे। सुनील जी, जम्मू के इलाके में सबसे लास्ट फेज में 1 अक्टूबर को वोटिंग होने वाली है, लेकिन कुल मिला के देखिए अब वहां पर 47, पिछली बार के मुकाबले अगर हम जम्मू रीजन में देखें 37 सीटें थी, अब 43 हो गई हैं। 3 फेज में लेकिन चुनाव हो रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कई लोग ये मान रहे थे, जैसा अमीर भी कह रहे हैं, कि हो सकता है परिस्थितियों को संभालने के लिए 7 फेजेस की बात हो, 5 फेजेस की बात हो, लेकिन इस बार सिर्फ 3 फेज में चुनाव हो रहा है। किस तरह की प्रतिक्रिया है? जी बिल्कुल अंजना, जो 3 चरणों में जो चुनाव हो रहा है लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। दरअसल लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव जो है समाप्त हो, नतीजे आए और यहाँ पर लोगों को चुनी हुई सरकार मिले, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों से जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव नहीं हुए हैं। इससे कहीं ना कहीं एक वैक्यूम बन गया था और लोग काफी ज्यादा खुश हैं, प्रसन्न है कि यहाँ पर अब विधानसभा के चुनाव हैं, वो अपने नुमाइंदे चुन पाएंगे, अपने प्रतिनिधि चुन पाएंगे जो कि विधानसभा में जाएंगे और लोग जो है अपनी चुनी हुई सरकार जो है वो चुनेंगे। तो इसको लेकर काफी खुश हैं लोग। लेकिन अंजना, मैं आपको बता दूं, जहां तक यहाँ की राजनीतिक पार्टियों की बात है तो भारतीय जनता पार्टी इस आस में लगी है कि जम्मू संभाग से वो ज्यादा से ज्यादा सीटें निकल पाए और कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में पूरे जम्मू कश्मीर में उभर पाए। अंजना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने फारूक अब्दुल्ला का इंटरव्यू किया है और उन्हें साफ तौर पर कहा है कि वो मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद अगर पार्टी उन्हें कहती है ये जिम्मेदारी लेने के लिए, तो वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। वो रिटायर नहीं हो रहे राजनीति से और हो सकता है कि वो चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में भी उभरे। ऐसा उनका कहना है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाने की स्थिति में उभर पाती है। साथ ही में फारूक अब्दुल्ला ने यह भी एक महत्वपूर्ण बात कही कि वो स्वयं चाहते हैं, उनकी अपनी मर्जी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले इन चुनावों में जो है लड़े, लेकिन अगर उनकी पार्टी कहती है तो फिर इंडिया ब्लॉक के जो जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके साथ एक गठबंधन बनाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि
नेशनल कॉन्फ्रेंस सक्षम है पूरी तरह से जम्मू में भी चुनाव लड़ने के लिए, कश्मीर में भी चुनाव लड़ने के लिए? अंजना। बिल्कुल, एक बार मैं मीर आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वहां बारामूला की सीट पर अब्दुल राशिद शेख की जो जीत हुई थी जेल के अंदर रहते हुए उमर अब्दुल्ला के खिलाफ, ये क्या कह रहा है? क्योंकि इस पर शक पहले अशरफ भी इस पर चर्चा कर रहे थे कि एक जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक जो रैडिकल वोटर है वहां पर, वो किस तरफ जाएगा, ये आने वाले वक्त में बहुत क्रूशियल पॉइंट हो सकता है। मीर जी अंजना, अगर आप लोकसभा इलेक्शंस की बात करें तो सबसे चौंका देने वाला ये रिजल्ट था, जहां दिग्गज उमर अब्दुल्ला और सजाद लोन, जिनके पास पूरा एक जिसको आप कहेंगे इलेक्शन लड़ने की ताकत है, इलेक्शन वॉर रूम्स थे, काफी पैसा भी था और उन्होंने जो है सब कुछ किया वो इलेक्शन जीतने के लिए, लेकिन उसी में सिर्फ 14 दिन में इंजीनियर रशीद जो कि तिहाड़ जेल में थे, उनके बेटे ने कुछ इस तरीके का कैंपेन चलाया कि सुनामी की तरह वो फैल गए। पूरे उत्तरी कश्मीर में लोग, खासकर जो फर्स्ट टाइम वोटर है, छोटे छोटे लड़के हैं, उनके साथ जुड़े और उन्होंने साफ कहा कि उनमें उनको अपना एक रिप्रेजेंटेटिव लगता है जिसने 370 के बाद झुका नहीं और वो जेल में है और बाकी सब लोग जो है बाहर आ गए। तो वो सेंटिमेंट को लेके कहीं ना कहीं उसमें वोट पड़ा और फर्स्ट टाइम वोटर अगर आप बात करें तो तकरीबन 3 लाख के आसपास ऐसे वोटर थे जो पहली बार बाहर आए और खुल के ये बात कह के बाहर आए। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक एस्पेक्ट है और आपको ये भी देखना होगा कि क्या वो ट्रांसलेट होगा अब असेंबली इलेक्शंस में भी, क्योंकि अगर आप इंजीनियर रशीद की बात करें, उनके बेटे जो उन्होंने जीत हासिल की अपने बाप के लिए, वो तब से लगे हुए हैं। उत्तरी कश्मीर में दौरे उनके चल रहे हैं, दक्षिणी कश्मीर वो जाते हैं, लोगों का रिस्पॉन्स है। तो क्या वो एक जिसको आप कहेंगे डार्क हॉर्स बन के उभरेंगे विधानसभा इलेक्शंस में, ये सबसे बड़ा सवाल है। लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो उसको देखते हुए सरप्राइजिंग नहीं होगा अगर वो रिजल्ट ट्रांसलेट होता है असेंबली इलेक्शंस में भी। जी अंजना। जल्दी से एक बार अमन के पास चलते हैं, वहां से क्या खबर है? चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। हरियाणा एक फेज 1 अक्टूबर, लेकिन हाँ देखिए, पॉलिटिकल क्लास ने इसका स्वागत जरूर किया है, लेकिन इस समय में कितनी तैयारी कर पाएंगे और लोगों को कैसे कन्विंस कर पाएंगे, वो सबसे बड़ा चैलेंज दोनों पार्टियों का मेजर तौर पर है, क्योंकि सबसे ज्यादा टक्कर भी बीजेपी और कांग्रेस की है। और अगर आप पिछला ग्राफ देखें 2014 फिर 19 और अब आकर 24, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने गेन किया है 15 सीटें और 2019 में आकर वही सीटें जो हैं वो डबल आंकड़े पर पहुंची। और लोकसभा जो हाल ही में हुई उसमें भी 5 और 5 का रेशियो जो है वो दोनों पार्टियों में रहा है। और 4 से 5 जो अहम मुद्दे हरियाणा के हैं, जिसमें क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में वो मुद्दे नहीं थे जो इस बार है, चाहे वो पहलवानों का दिल्ली प्रदर्शन रहा हो बीजेपी के खिलाफ, चाहे उसके अलावा अग्निवीर का मुद्दा हरियाणा में हो, चाहे जाट वोट पोलराइजेशन की बात हो, और उसके साथ साथ जो अर्बन और रूरल का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जो किसान आंदोलन हुआ उसमें इसका रूरल हरियाणा में बड़ा इफेक्ट देखने को मिला, और उसके साथ साथ 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी। तो ये 5 मुद्दे अहम तौर पर है जिसके इर्द गिर्द चुनाव रहने वाला है, और ये चैलेंज भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए, क्योंकि 10 साल से सत्ता में बीजेपी थी, तो उनके लिए खास तौर पर ये चैलेंज। मनोहर लाल के हटने के बाद नायब सिंह सैनी इस वक्त नेतृत्व कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं वहां के, वो क्या कर पाते हैं पार्टी के लिए? प्रेम शुक्ला जी, चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है 3 फेजेस में जम्मू कश्मीर में और 1 फेज में हरियाणा में। किस तरह से आपकी पार्टी इसको देख रही है? और लोग ये भी पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र क्यों नहीं? प्रधानमंत्री ने बीते दिन ही 1 नेशन 1 इलेक्शन का जिक्र किया था, ऐसे में हम राज्यों के चुनाव भी एक साथ नहीं करा पा रहे हैं जो एक ही महीने में ड्यू है। देखिए, तो निर्वाचन आयोग ही इसका उत्तर दे सकता है कि महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव क्यों जो है वो साथ नहीं हो रहे हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो कोई उत्तर देने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा करना भी मुझे लगता है जाती है। जहां तक बात है 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो हमारा पहले से संकल्प है और उस बारे में संदर्भ जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन कमेटी जो अपनी रिपोर्ट सौंप भी चुकी है, और उस पर जो है सारे दलों से भी अपेक्षा है कि निर्वाचन आयोग के समक्ष यह मांग रखे और इस पर कानून बन सके। जहां तक जम्मू एवं कश्मीर और हरियाणा के चुनाव की बात है, जम्मू एवं कश्मीर में लंबे समय से लोग मांग कर रहे थे कि वहां चुनाव शीघ्रता से हो। अब वहां पर चुनाव तारीखों की घोषणा कर दी गई है और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में स्वच्छ, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव हुए,
उसी तरह से जम्मू एवं कश्मीर में विधानसभा के चुनाव भी स्वच्छ, पारदर्शी और शांतिपूर्ण होंगे और वहां का जनादेश का पालन जो है हर दल ईमानदारी से करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जम्मू एवं कश्मीर की जनता जनादेश देगी। इसी तरह हरियाणा में भी हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश आना निश्चित है। आप जल्दी से आपका झाजी कमेंट इस पर, क्योंकि अब तो खुश होना चाहिए आप लोगों को। जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहा, अब तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और 3 फेजेस में इतनी जल्दी से हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोकतंत्र के मंदिर में जी रहे हैं आज लोकतंत्र में, लेकिन ये चुनाव कैसे, किस परिस्थितियों में रहे, इस शर्म की बात है कि इस चुनाव जो पहले हो जाने चाहिए थे, 5 साल लग गए इस चुनाव में। अगर सुप्रीम कोर्ट का डंडा नहीं चला होता तो शायद ये आज दिन देखने को नहीं पड़ता। तो इस बात की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आज जम्मू कश्मीर के 5 साल के बाद एक अच्छे दिन आने की उम्मीद है। लेकिन महाराष्ट्र में क्यों नहीं हुआ भाई? ये चुनाव आयोग जो है ना, उलझे से नजर आ रहे थे, शेरो शायरी कर रहे थे, लेकिन ये कंफ्यूज लग रहे थे। महाराष्ट्र में नहीं कराए। और एक बार बड़ी बात उन्होंने स्पष्ट तरीके से कही थी कि हमारे लिस्ट में जम्मू कश्मीर था ही नहीं, लेकिन अचानक से जम्मू कश्मीर आ गया और हम महाराष्ट्र को भूल गए। तो वाकई में इतनी कंफ्यूज क्यों नजर आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप हरियाणा कंफ्यूज नजर आए? देखिए, महाराष्ट्र में कराना चाहिए था, महाराष्ट्र में चुनाव करा नहीं रहे। जम्मू कश्मीर उनके एजेंडे में नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा तो एजेंडा बदलना पड़ा। तो एजेंडा बदलने के बाद चुनाव हो रहा है, ये तो पूरा देश देख रहा है। तो इसमें भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की बदौलत चुनाव हो रहा। नरेंद्र मोदी जी, अब दूसरी बात, इन्होंने एक बात और स्पष्ट नहीं किया जो मेरे मन में सवाल आ रहा था कि जम्मू कश्मीर एक हो गया, लद्दाख दूसरा स्टेट हो जाता, तो 2 यूटी हैं। तो यहाँ पे इनकी क्या स्ट्रेटजी है? दोनों यूटी के लिए 2 चीफ मिनिस्टर बनाएंगे या क्या करेंगे? ये बहुत स्पष्ट है, इसके लिए कोई क्लियरिटी नहीं दिया इन्होंने। 90 सीट की बात कर रहे हैं, एक में 47 है, एक में 43 है। तो 43 सीटों का एक अलग प्रदेश है, 47 सीटों का एक अलग प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोनों में इन लोगों की क्या मंशा है, इस अस्पष्ट है। इसको भी चुनाव आयोग को स्पष्ट तरीके से बताना चाहिए था। मेरी बिल्कुल स्पष्ट मांग थी और चाह रहा था कि महाराष्ट्र। चलिए, मैं लौट रही हूँ आपके पास, एक बार जल्दी से सुना देते हैं। नीलोफर जी, आपके नेता फारूक अब्दुल्ला वो सबसे ज्यादा उत्साहित दिख रहे हैं। आज सुबह से ही बातचीत करें, हमारे सहयोगी सुनील जी ने इंटरव्यू लिया है, सुनिए। फारूक साहब, आपने, अगर हम देखें लोकसभा के चुनाव में, उससे पहले जो इंडिया गठबंधन बना राष्ट्रीय स्तर पर, पीडीपी भी शामिल थी, आप भी शामिल थे। मैं अभी भी शामिल हूँ, इसमें कोई कमी नहीं है। तो कोई अंडरस्टैंडिंग बन सकती है पीडीपी के साथ? अब मुझे बताइए, ममता भी तो इसी पार्टी की थी, इसी गठबंधन की थी, उसने नहीं किया गठबंधन, मगर है पार्टी की, गठबंधन की पार्टी है, तो फिर सवाल किस बात का है? तो फारूक साहब, आपको जम्मू से क्या लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्या चांसेस यहाँ पर रहेंगे, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं? मुझे उम्मीद है कि मैं इनकी तरह नहीं हूँ जो आज से ऐलान कर रहे हैं हम लोग सीट जीतेंगे, हम लोग इलेक्शन करेंगे, हम लोगों का वजीर भी तो ये कह रही है ना, वो तो ये भी कह रही थी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 370 पार, 400 पार, क्या हुआ फिर? मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा ऐलान नहीं करता, मैं लोगों तक छोड़ता हूँ। उन्हें ये देखना चाहिए कौन जमात है जो यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध सबको इकट्ठे रख सकती है, इकट्ठे चला सकती है, इकट्ठे उनके मसाइल हल कर सकती है। ये उनका फैसला होना चाहिए। तो फारूक साहब, मुझे एक चीज बताइए कि आपने कई बार जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर सवाल उठाए हैं, क्या आप अपने उस स्टैंड पर कायम? देखिए, मैं ये कहता हूँ, मैंने अपनी पार्टी वालों से कहा है, हमें एहतियात करना चाहिए। और जो कपिल सिब्बल साहब ने वो एक पूरा प्लान दिया इस मशीन के बारे में, उस पर हमें अमल करनी चाहिए और हमें बूथ मैनेजमेंट बहुत अच्छा करना चाहिए।